अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू इल्मुल हिसाब। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने बताना था सोल्व करके कि कौन सी इक्वेशन हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी इक्वेशन जो है वो हमारे पास है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद आज हमने करना है सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के आपके पास 3 मेथड्स हैं। ठीक है, इन तीनों मेथड से अगर आप एक ही क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो आंसर आपका सेम आएगा, बट डिफरेंट मेथड्स हैं। ठीक है, इक्वेशन को सोल्व करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। एक मेथड है, फर्स्ट मेथड है हमारे पास फैक्टराइजेशन। इसमें आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं, मिड टर्म ब्रेक। ठीक है, आप किसी चीज में से कॉमन ले सकते हैं, आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, कुछ भी इस तरह की सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये एक प्रॉपर मेथड है, जब इसके सवाल होंगे ये मैं आपको तब बताऊंगी। और थर्ड है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ये होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये भी एक प्रॉपर फॉर्मूला ड्राइव होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगी कैसे होना है जब हम इसके सवाल करेंगे। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 1.1 में से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने लगे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 किस बारे में है कि हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है विद रिस्पेक्ट टू फैक्टराइजेशन। ठीक है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। अब मैं आपको बताती हूँ कि मिड टर्म ब्रेक कैसे होती है। कुछ स्टूडेंट्स को इश्यू आ रहा होता है कि मिड टर्म ब्रेक हमने कैसे करनी है। मैं इजीएस्ट वे आप लोगों को बताती हूँ, लेकिन जो मैं बताऊंगी फिर वो आपने गौर से सुनना है ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, जो मेरा वे ऑफ मेथड है मिड टर्म ब्रेक सिखाने का वो ये है कि मैं ये कहती हूँ जी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लें जो कि 1 है और कांस्टेंट लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। 1 मल्टीप्लाई बाय 20 विच इज इक्वल टू 20। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये करें। नेक्स्ट, इस 20 का एलसीएम ले लें। 2 1 2 0, 2 5 10, 5 1 5। नाम से जाहिर है, मैं यहाँ पे मेथड अप्लाई कर रही हूँ मिड टर्म ब्रेक का। नाम से जाहिर है कि मैंने इसमें ये जो मिड वाली टर्म है ना, इसको मैंने ब्रेक करना है। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले मैंने ये कहा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लें, उसको 20 से मल्टीप्लाई करें, द आंसर विल बी 20। फिर 20 का एलसीएम लें तो मेरे पास ये आंसर आया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब मुझे यहां पे चाहिए 1। मैं इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 20 आता है। ठीक है, अब मैंने देखना है कि मैं इन्हीं नंबर्स में से किन 2 नंबर्स को प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास आंसर 1 आए, जो कि मुझे रिक्वायर्ड है मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, देखें 2 2 4, 4 5 20। मैं 4 में 5 ऐड करूं तो मेरे पास 9 आता है। मैं 4 में से 5 माइनस करूं तो मेरे पास -1 आता है। तो ये वो रिक्वायर्ड पेयर है जो यहाँ हम लगा सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे 9 तो नहीं चाहिए ना, मुझे तो यहाँ पे क्या चाहिए, 1 चाहिए या -1 चाहिए। तो मैं ये वाला पेयर यहाँ पे यूज करूंगी मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो देखें एक्स स्क्वायर 5 और 4 है, 5 के साथ माइनस का साइन डालूंगी क्योंकि मुझे ऊपर माइनस चाहिए, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन डालेंगे। -5x प्लस 4x माइनस 20 विच इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया है, मैंने सिंपली इस -x की जगह पे -5x प्लस 4x लगा दिया, क्योंकि इन दोनों को माइनस करेंगे फिर भी हमारे पास क्या आना है, -x ही आना है। ठीक है, अच्छा जी, ये मिड टर्म ब्रेक होगी। अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हो गई हैं, 4। आप लोगों ने 9th क्लास में सीखा होगा एक्सरसाइज 5.1 में कि जब 4 वैल्यूज आ जाएं तो हम 2-2 वैल्यूज के पेयर बनाकर उसमें से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले इन दोनों वैल्यू में से कॉमन लेंगे तो आपको पता है छोटी पावर कॉमन आती है, ये x की पावर 2 है, ये x की पावर 1 है, x की पावर 1 कॉमन आ जाएगी। 5 तो दोनों में है ही नहीं है, वो कॉमन आना ही नहीं है। एक्स स्क्वायर में से x बाहर आ गया है, अंदर x रह गया, -5x में से x आपने कॉमन ले लिया है, 5 अंदर रह गया, प्लस 4x और -20 में से x तो कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि 20 के साथ x नहीं है, 4 कॉमन आएगा, 4 कॉमन लेंगे तो यहां से बचा x -4 पे डबल कहां तक रीड करें, 20 आए 5 तक, विच इज इक्वल टू 0।
अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? एक तो हम कहते हैं कि जी एक दफा ब्रैकेट वाला लिख लें, एक दफा ब्रैकेट के बाद वाला लिख लें। बेसिकली लॉजिक ये होती है कि एक वैल्यू मेरे पास ये है और एक वैल्यू मेरे पास ये है, दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है? x माइनस 5। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम x माइनस 5 को कॉमन ले रहे होते हैं, तो फिर जाके जब ये x माइनस 5 बाहर आ जाता है, ये x लिखते हैं, यहां से भी x माइनस 5 बाहर आ गया तो ये 4 लिखते हैं। फिर जाकर वो जो एक टर्म हम यूज करते हैं ना कि एक दफा ब्रैकेट वाला लिख दें, एक दफा ब्रैकेट के बाहर वाला लिख दें, वो बेसिकली ऐसे आता है बाय टेकिंग कॉमन। ठीक है, अच्छा अब मैंने इसका सोल्यूशन निकालना है, तो मैं यहाँ पे x माइनस 5 को भी 0 के इक्वल रख देती हूँ, x प्लस 4 को भी 0 के इक्वल रख देती हूँ। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -4। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मेरे पास सोल्यूशन सेट है दैट इज 5 एंड -4। ठीक है, अच्छा अब इसमें मैं एक और आपको बात बता दी चलो, जिस भी इक्वेशन में जितनी हाईएस्ट पावर होती है ना उसके सॉल्यूशंस भी उतने आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 2। हालांकि x की पावर 1 भी है, लेकिन मैं हाईएस्ट पूछ रही हूँ, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2। इसलिए इस सवाल के सॉल्यूशंस कितने आए हैं? 2 आए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पावर होती 3, ठीक है, वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होनी थी, लेकिन उसका सॉल्यूशन किसी न किसी वे में मुमकिन होना ही था ना। तो अगर तो यहाँ x क्यूब होता तो फिर मेरे पास सॉल्यूशन सेट में आंसर आने थे 3। ठीक है, सॉल्यूशन सेट लिखते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही उसके आगे से जो है वो आंसर्स आते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्ट नंबर 2 which is very important short question board point of view, 3y square which is equal to y into y minus 5। ठीक है, अच्छा जी अब इसमें देखें, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूं कि 3y, पहली बात तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है लेकिन फुल फॉर्म नहीं है, वो मैं आपको बताती हूँ। 3y स्क्वायर विच इज इक्वल टू y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर, y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5y। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं, 3y स्क्वायर, y स्क्वायर उधर जाएगा, माइनस y स्क्वायर, 5y उधर जाएगा, प्लस 5y विच इज इक्वल टू 0। 3y स्क्वायर में से माइनस y स्क्वायर निकाले तो कितना आ गया? 2y स्क्वायर प्लस 5y विच इज इक्वल टू 0। देखें ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y। किस तरह? ये जनरल फॉर्म है इस तरह की, ay स्क्वायर by और कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट की जगह यहाँ बेसिकली 0 है, बट स्टिल इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसका सोल्यूशन कैसे हो सकता है? ये इन टर्म्स ऑफ y है, इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं। देखें 2y स्क्वायर प्लस 5y विच इज इक्वल टू 0। तो 2y स्क्वायर प्लस 5y में से मेरे पास y कॉमन आ रहा है, बिकॉज ना तो 2 कॉमन आएगा ना 5 कॉमन आएगा। ये y स्क्वायर है, ये y1 है, तो एक y कॉमन आ गया। यहां से देखें 2 कॉमन नहीं आया, 2 यहीं पे रहेगा, 2y में से एक y कॉमन आ जाएगा तो यहाँ y आ जाएगा, प्लस 5y में से y कॉमन ले लिया तो यहाँ 5 आ गया विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये बेसिकली हमारे पास रूल है कि यहाँ से अब वैल्यूज कैसे आएंगे, क्योंकि इसकी भी तो हाईएस्ट पावर 2 ही है ना, इसके भी सॉल्यूशंस हमारे पास 2 आने चाहिए, एक सॉल्यूशन नहीं होगा। यानी बच्चे अक्सर क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जी हम y को 0 के साथ जाकर डिवाइड करें तो y इज कैंसल। नहीं, आप सिर्फ कोफिशिएंट या किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को 0 के साथ जाकर डिवाइड करके उसको 0 कह सकते हैं, बट आप किसी वेरिएबल को 0 के साथ डिवाइड करके ये नहीं कह सकते कि दैट इज टोटली इक्वल टू 0। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूंगी, इसके मुझे 2 आंसर्स निकालने, एक आंसर मेरा हो जाएगा ये वाला y विच इज इक्वल टू 0, जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था ना, एक दफा आपने इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल कर दिया, एक दफा आपने इस ब्रैकेट को कर दिया, तो ये भी सेम एज है, एक दफा आप y को 0 के इक्वल कर दें, ठीक है, एक दफा आप 2y प्लस 5 को 0 के इक्वल कर दें, तो एक तो y का आंसर आ गया, यहां से y का आंसर आएगा 2y विच इज इक्वल टू -5, बिकॉज 5 जब इस साइड पे जाएगा तो जाकर माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू -5/2। तो यहाँ पे आपके जो सोल्यूशन सेट हैं उसमें 0 और -5/2 आ जाएगा। ठीक है, रीजन वही कि जी y स्क्वायर है, इसलिए हमारे पास आंसर भी कितने आए हैं, 2 आंसर आए हैं। ठीक है, So it's all about our today lecture. If you like our video, then please like, share and subscribe. Thank you.